जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में आपको बता चुकी हूँ कुछ बेसिक टर्म्स जैसे कि रेस्ट एंड मोशन, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ सिंपल 5 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, जिसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसकी वीडियो बनाकर भी सोल्यूशन दूंगी। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे, 5 ही क्वेश्चंस है, उतना लेवल बढ़ता जाएगा। कोशिश करिए कि क्वेश्चन को आप खुद सोचें, खुद ट्राई करें और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, क्योंकि फिजिक्स के न्यूमेरिकल सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसे कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, calculate distance and displacement. First part when it completes half circle, second part when it completes full circle. So the question has 2 segments. हमें 2 बार क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले पार्ट में हमें हाफ सर्कल का मूवमेंट नोटिस करना है, सेकेंड पार्ट में हमें फुल सर्कल का। तो फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। जब हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर ट्रैक में मूव किया, जिसकी रेडियस क्या है r, और वो कौन से मूवमेंट में है, हाफ सर्कल के। तो हम सपोज करते हैं जर्नी ए से स्टार्ट हो रही है और बी पे एंड हो रही है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ये तो हाफ सर्कल का केस हुआ, और ये हमारा क्या हो सकता है, फुल सर्कल। रेडियस कितनी है, r। ऑब्जेक्ट ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी ए पॉइंट से, घूमकर वो दोबारा ए पॉइंट पर आ रहा है क्योंकि उसने फुल सर्कल का राउंड लिया। तो जब हम एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट में घूमते हैं तो हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, जितना डिस्टेंस हम ट्रैवल करते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट की सर्कल के केस में सर्कमफ्रेंस कहते हैं। हमने जितना मूव करा वो क्या है, सर्कमफ्रेंस। अब आप लोगों को सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला तो पता ही होगा। सो द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज, यस, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r। क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट सिर्फ हाफ सर्कल मूव करा है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, ए से, और एंड कहां पे करेंगे, बी पर। तो ये आधे सर्कल का डिस्टेंस आधा होगा। तो पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना था, 2 पाई r। हाफ सर्कल की बात करेंगे तो सर्कमफ्रेंस ऑफ हाफ सर्कल विल बी हाफ, 2 पाई r अपॉन 2, 2 and 2 व्हाट, कैंसिल। कितना आ गया आपका सर्कमफ्रेंस, पाई r, जब हमने हाफ सर्कल की बात करी। अब सेकेंड केस में ये हमने बात करी है डिस्टेंस की। सो डिस्टेंस कवर्ड इन हाफ सर्कल, आधे सर्कल में जो डिस्टेंस कवर किया है वो है पाई r, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन विच 2 पॉइंट्स, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। जहां से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की है उसे हम इनिशियल पॉइंट कहेंगे, और जहां पे आप अपनी जर्नी खत्म कर रहे हैं उसे हम फाइनल पॉइंट कहेंगे। तो ध्यान से समझिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है। इस केस में स्टार्ट कहां से हो रही जर्नी, ए से, ए मेरा इनिशियल पॉइंट है और बी मेरा फाइनल पॉइंट है। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मैंने आपको लास्ट पिक्चर में भी समझाया था कि आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे कहां से, इनिशियल और फाइनल पॉइंट से। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे छोटा रास्ता ये है। अगर मुझे ए से बी तक जाना है, सबसे छोटा रास्ता मैं क्या लूंगी कि मैं एक स्ट्रेट लाइन मूव कर जाऊं। अब मुझे स्ट्रेट लाइन कैलकुलेट करनी है, वो ही मेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को मैंने आपको बताया था एस विद एन एरो भी डिनोट कर सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, जैसा आपके स्कूल में कराया जाए। तो डिस्प्लेसमेंट when it completes half circle, so displacement in half circle। अब डिस्प्लेसमेंट इन हाफ सर्कल कितना होगा, अगर मैं बात करूं ए बी, ए से तक बी तक, आधा डिस्टेंस कितना है, r। तो ऑब्वियसली ये भी आधा कितना होगा, r, और ये हमें क्या लगेगा, डायामीटर। तो डायामीटर कितनी हो गई, 2r, क्योंकि मुझे कोई वैल्यू गिवन नहीं है, मुझे डायामीटर को r की टर्म्स में ही लेना है। सो द डिस्प्लेसमेंट इन हाफ सर्कल इज ए बी व्हिच इज इक्वल टू 2r। Moving ahead to the second part, this was about half circle. Now second case they have talked about full circle. Again the radius of the circle is r. So the distance covered, distance is denoted by small s. These symbols
are very important when you are coming in class 9. You have to denote many of the things in symbols itself. So the distance covered in full circle. बताओ full circle में कितना distance travel होगा? 2 pi r. कितना distance हो गया? 2 pi r. क्योंकि एक चक्कर काटा, एक चक्कर में कितना distance travel कर लिया उसने? 2 pi r. अब displacement बात करते हैं. Displacement in full circle. अब आप बात ध्यान से समझिएगा. फुल सर्कल के केस में हमने अपनी जर्नी कहां से स्टार्ट करी? ए पॉइंट से. ठीक है, जर्नी खत्म भी कहां पर हो रही है? ए पॉइंट पर. तो आपका इनिशियल पॉइंट क्या है? ए. फाइनल पॉइंट भी क्या है? ए. तो ऐसे क्वेश्चंस या ऐसी सिचुएशंस जब आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड करता है. कोइंसाइड मतलब एक ही होता है, टकराता है, उसी पर आकर मीट कर जाता है. So in that particular situation, displacement is 0. What is it? 0. And you can even write the reason. What is the displacement when it completes full circle? और जहाँ पर था वहीं पर वापस आया. एक ये situation नहीं है. अभी हम और numericals discuss करेंगे जिसमें there will be so many situations जिसमें displacement 0 आ रही है. और कब displacement 0 होती है? जब आपका initial point और final point same होगा या फिर एक object गया और वापस वहीं पर आ गया. तो इसका रीजन क्या लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट इज 0 व्हेन इनिशियल मींस स्टार्टिंग, व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट व्हाट coincides with each other. This is the reason I am telling you need to write coincides with each other. This is the simple reason. I hope that's clear to you. Moving ahead to the next question. Second numerical को go through करते हैं. A body travels a distance of 15 meter from A to B and then a distance of 20 meter right angles to AB. Calculate distance and displacement. जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहला स्टेप होना चाहिए हमारा डायग्राम बनाना. तो हम डायग्राम को स्टार्ट करते हैं. हमें एक बॉडी को ट्रैवल करना है A to B. सपोज करते हैं ये स्ट्रेट लाइन है. एक बॉडी ट्रैवल कर रही है ए से बी और डिस्टेंस है 15 मीटर. व्हाट इज द डिस्टेंस? 15 मीटर. फिर उसका राइट एंगल. राइट एंगल क्या होता है? हम स्ट्रेट बना रहे हैं और कितना स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है वो बी टू सी 20 मीटर्स. अब आपको इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. जब आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है आपको कुछ सिंपल स्टेप्स में शो करना पड़ेगा. कैसे? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हम कह सकते हैं ए बी प्लस बी सी. ए से बी तक जितना और बी से सी तक जितना, उन दोनों को ऐड कर दो, आपको डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा. ए बी कितना है? 15. बी सी कितना है? 20. कितना आ गया? 35 मीटर. सो द टोटल डिस्टेंस इज 35 मीटर. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट एंड यस फॉर डिस्प्लेसमेंट यू नीड टू मार्क द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. सबसे छोटा रास्ता जो कहां से किसको कनेक्ट करेगा? इनिशियल पॉइंट, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ए. मेरी जर्नी एंड कहां पर हो रही है? सी. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो मैं ड्रॉ कर सकती हूँ वो है ए टू सी, जो कि मेरा डिस्प्लेसमेंट है. अब इस डिस्प्लेसमेंट को मैं कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ और शो कैसे करते हैं? एस विद एन एरो. अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख भी रहा है और उन्होंने बोला भी है कि राइट एंगल, ये वर्ड राइट एंगल मतलब यहाँ पर है राइट एंगल और बनेगी मेरी पाइथागोरस थ्योरम. तो उस पाइथागोरस थ्योरम को यूज करूँ और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करूँ. तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू AC. सो हम लिखेंगे यूजिंग व्हाट? पाइथागोरस थ्योरम. हम क्या यूज कर रहे हैं? पाइथागोरस थ्योरम. What can I calculate using Pythagoras theorem? That is hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. What is the base? The base is 15. So 15 का square plus what is perpendicular? 20. 20 का square. 15 square will be 225. 20 square will be 400. Summing up to 625. So my hypotenuse square is 625. अब मुझे कैलकुलेट करना है AC. AC का स्क्वायर नहीं, हाइपोटेन्यूज तो मेरी AC ही है. तो हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करने के लिए मैं √625 करूंगी जो कि होता है 25. तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? 25 मीटर. ये बात आपको और ध्यान रखनी है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा
छोटा होता है डिस्टेंस से। आप देख सकते हैं डिस्टेंस कितना आया था 35, डिस्प्लेसमेंट कितना है 25। डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है, बट कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन में सिचुएशन कुछ ऐसी है, हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, वो बॉल हो सकता है, कॉइन हो सकता है, और वापस वो हमारे ही हैंड में आ गया। इस सिचुएशन को सोचते हुए हमें ये बताना है कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट है। चलो मैंने आपको सिचुएशन दी, आपने एक बॉल थ्रो करी जो 5 मीटर ऊपर गई और फिर वापस आपके हैंड में आ गई। आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताएं कि उस बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जब वो 5 मीटर ऊपर गई और वापस आई। बहुत ईजी है और आपको पता भी है। लेट्स चेक इट आउट कितना। तो अब आपने जब इसका आंसर सही दे दिया, ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं। हमने सपोज किया एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से ऊपर थ्रो हो रहा है, तो उसने डिस्टेंस जो ट्रैवल करा ऊपर तक, आपको क्वेश्चन में दे रखा है h, तो मुझे लेना पड़ेगा इसका डिस्टेंस h। तो a से b तक जाने में जो आपका डिस्टेंस था वो था h। अब वही ऑब्जेक्ट वापस आया, कहां से, b से दोबारा किस पर आ गया, a पर। तो जो मेरा टोटल डिस्टेंस है वो कितना होगा h प्लस h। कैसे, h एक h a टू b जाने का और दूसरा h b टू a आने का, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2h। अब हम बात करते हैं फिर से डिस्प्लेसमेंट की। अभी मैंने आपको समझाया कि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कहाँ का, इनिशियल और फाइनल पॉइंट का। आपका इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए, और जब आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0। यस, तो इस क्वेश्चन में भी डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। क्यों, बिकॉज I hope that line is learned to you and that's very important. Kindly learn this line because initial, that means starting point, and final point, जो आपका initial point है और final point है, coincides with each other, एक ही है, टकरा रहा है, और इस सिचुएशन में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। अब लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ध्यान से समझिए। मूविंग अहेड टू दिस क्वेश्चन, आपको कुछ डायरेक्शंस का ध्यान रखना है, और क्योंकि डायरेक्शंस इन्वॉल्व है, सबसे पहले हम डायरेक्शंस को ही ड्रॉ करेंगे। नॉर्थ हमेशा हमारा टॉप होता है, साउथ बॉटम, ईस्ट राइट एंड वेस्ट लेफ्ट। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है अ पार्टिकल मूव्स 3 मीटर नॉर्थ, देन, चलो पहले कितना करते हैं, हम सपोज करते हैं वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और पार्टिकल का मूव कर रहा है 3 मीटर नॉर्थ। तो अब मैंने ओ से ए ले लिया, सो कि 3 मीटर है, पार्टिकल 3 मीटर नॉर्थ मूव कर रहा हूं, तो मैंने ऊपर की तरफ लिया। देन 4 मीटर ईस्ट, कितना है, 4 मीटर ईस्ट, एंड फाइनली 6 मीटर साउथ। अब नीचे जाना है, ठीक है, तो अब ये टोटल कितना है, 6 मीटर के साउथ की तरफ गई। तो जैसा जैसे क्वेश्चन ने मुझे डायरेक्ट किया, मैंने इन्हीं डायरेक्शंस को यूज करा। पहले क्वेश्चन में बोला गया 3 मीटर नॉर्थ, ओ से ए तक 3 मीटर है और नॉर्थ ऊपर की तरफ है। देन ए टू बी जो हमें 4 मीटर ईस्ट, राइट साइड गए 4 मीटर ईस्ट, एंड देन फाइनली नीचे आना है, कितना मीटर, साउथ नीचे है। अब टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस कितना है हमारा, ओ ए प्लस जो ओ से ए तक गया, ए से बी तक गया, और फिर बी से लास्ट पॉइंट है हमारा सी, बी से सी तक आया, तो ये मेरा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। ओ ए कितना है 3 मीटर, ए बी कितना है 4 मीटर, बी सी कितना है 6 मीटर, जो टोटल आ रहा है 13 मीटर। तो मेरा डिस्टेंस कितना हुआ, 3 + 4 7, 7 and 6 13 मीटर। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक, अब तक तो आपको लर्न ही हो गया होगा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। इनिशियल पॉइंट क्या होता है, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, और फाइनल पॉइंट क्या है, मेरा एंडिंग पॉइंट। स्टार्ट कहाँ से कर रही हूँ, ओ से, खत्म कहाँ हो रही है मेरी जर्नी, सी तक। सबसे छोटा रास्ता क्या बनेगा, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ओ से सी। अब इस ओ से सी को कैलकुलेट करने के लिए हमें फिर से यूज करनी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम। कैसे, आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला 4 मीटर है, तो ये भी कितना होगा 4। अब ओ ए की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे रही हूँ एफ, तो जितना ओ
OA है उतना ही मेरा BF होगा। OA कितना है 3 मीटर, तो BF भी कितना हो गया 3 मीटर। तो टोटल 6 था, ऊपर वाला 3 है तो नीचे वाला भी कितना होगा 3। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ये 3 है तो ये भी कितना होगा 3। टोटल कितना था 6, तो नीचे बचा हुआ वाला भी कितना हो गया 3। अब मुझे कैलकुलेट करना है OC, तो मैं इस ट्राइंगल को कंसीडर करूंगी OFC। तो फॉर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट फॉर द डिस्प्लेसमेंट what I have to use, I have to calculate OC. So again using what Pythagoras theorem. आप जितना क्लियरली अपना आंसर और न्यूमेरिकल को प्रेजेंट करेंगे उतना क्लियर इम्पैक्ट आपके एग्जामिनर को जाएगा। तो यूजिंग Pythagoras theorem, hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. Base is 4, so 4 square plus perpendicular is 3 square. That is 16 plus 9, 25. So hypotenuse square is 25, and that means hypotenuse will turn out to be under root of 25, which is 5 meter. So my OC will come out to be 5 meter. So the displacement in this question is 5 meter. And what was my distance? That was the sum of all, which turned out to be 13 meter. I hope the question with this type of direction is clear to you. Now we are moving ahead to the last question of this week. अब ये जो आपका 5th क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है और आपकी NCERT बुक का क्वेश्चन है, और जो भी क्वेश्चन NCERT बुक के होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस क्वेश्चन को गो थ्रू करते हैं। क्वेश्चन पे कह रहे हैं a farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter. अब स्क्वायर फील्ड है तो हम पहले स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। उस स्क्वायर फील्ड की साइड कितनी है 10 मीटर। अब ऑब्वियस है एक साइड 10 है तो सारी साइड से 10 होगी क्योंकि ये हमारा स्क्वायर फील्ड है। अब ये पूरा स्क्वायर फील्ड घूमने के लिए फार्मर टाइम ले रहा है 40 सेकेंड, क्योंकि उसने बोला ऑफ साइड 10 मीटर 40 सेकेंड। तो पूरा स्कूल देखिए, ये कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है। अब फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री, पूरी बाउंड्री कंप्लीट कर रहा है इन 40 सेकेंड्स। अब उन्होंने ऐसे बोला हुआ है ऑफ साइड 10 मीटर, तो इससे आप ये नहीं समझेंगे कि सिर्फ एक साइड है, पूरी बाउंड्री को जो फार्मर कंप्लीट कर रहा है दैट मीन्स 40 मीटर, क्योंकि एक साइड 10 मीटर की है तो चारों साइड कितनी हो गई 40 मीटर की। टोटल कितना टाइम ले रहा है 40 सेकेंड्स। तो एक राउंड को काटने के लिए फार्मर को कितना टाइम लग रहा है 40 सेकेंड्स। अब हमसे क्वेश्चन ने डिमांड कर लिया व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट। ये सिंबल किसका होता है डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। मतलब जब वो 2 मिनट 20 सेकेंड चल चुका होगा फार्मर, तो हमारी कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, हमें ये कैलकुलेट करना है। देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि फार्मर ने कितना चला, कितने राउंड काटे। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप, तभी तो हम बताएंगे कितना डिस्टेंस हुआ या कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, जब हमें पता होगा फार्मर राउंड्स कितने कट करे फार्मर ने। तो सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ राउंड्स। तो टोटल टाइम टेकिंग, हमारे को क्वेश्चन में कितना बोला हुआ है, कितना टाइम लिया गया। टोटल टाइम टेकिंग 2 मिनट्स को अगर मैं सेकेंड्स में करूंगी तो कितने होंगे 2 × 60 प्लस 20 सेकेंड्स, क्योंकि 20 सेकेंड्स भी और है। 2 × 60 कितना हुआ 120, 120 प्लस 20 कितना हुआ 140। तो टोटल कितने हैं 140 सेकेंड्स। और एक राउंड में कितना लग रहा है हमें 40 सेकेंड्स। सो टाइम टेकन फॉर 1 राउंड, टाइम टेकन फॉर 1 राउंड कितना है 40 सेकेंड्स एग्जैक्टली। तो नंबर ऑफ राउंड्स, कितने राउंड्स लिए जब टोटल टाइम चला 140 सेकेंड्स, एक राउंड के लिए लगे 40। तो नंबर ऑफ राउंड्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ राउंड्स हमें तब पता चलेगा जब हम टोटल टाइम जो कि हमारा था 140 सेकेंड्स डिवाइड करेंगे एक सेकेंड एक राउंड के टाइम से। जितने भी टोटल टाइम लगा, कुल मिलाकर टाइम लगा अपॉन कितना जो एक राउंड के लिए टाइम लगा। सिंपल सी यूनिटरी मेथड है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ एक पेन 5 रुपए का है, 50 रुपए में कितने पेन आए, तो आप क्या करते हो 50 को 5 से डिवाइड करते हो, तभी तो आपको पता चलता है ना कि 10 पेन आ रहे हैं। सिमिलरली टोटल टाइम है मेरे पास 140 सेकेंड्स,
एक राउंड के लिए कितना लग रहा है 40 सेकेंड्स। मैं डिवाइड करके नंबर ऑफ राउंड्स कैलकुलेट करूँगी। जब मैं इसे कट करूँगी 4 और 14 तो आएगा 3.5 राउंड्स। आप डिवाइड करके देख लीजिए। अब 3.5 राउंड्स का कैसे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। किसके बीच में? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में। तो फार्मर ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है ए पॉइंट से। एक राउंड चलने के बाद फार्मर दोबारा कहाँ पर आ गया? ए पर। दूसरा राउंड चलने के बाद भी फार्मर कहाँ पर आ गया? ए पर। और थर्ड राउंड चलने के बाद भी फार्मर कहाँ पर आ रहा है? ए पर। तो जब हमें पता है फार्मर का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है? सेम। व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कोइंसाइड, डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो जब फार्मर 3 राउंड घूमकर आ रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट 0 ही रह रहा है, क्योंकि वो चल भी ए से रहा और खत्म भी ए कर रहा है। बट हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है 3.5 का, 3 राउंड्स का नहीं। तो चला कहाँ से? ए पे। आधे राउंड के बाद यहाँ पे गया और यहाँ पे। आधे राउंड के बाद इसका पॉइंट क्या होगा? सी। इतना तो ऑब्वियस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जब पूरा राउंड चलता तो ए पर आ रहा है, आधे राउंड के बाद कहाँ पे पहुंच रहा है? सी पर। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है कितने राउंड्स की? 3.5 राउंड्स की। तो दैट मीन्स मुझे कैलकुलेट करना है एसी। क्यों? आई होप आपको क्लियर है। 3 राउंड चलने के बाद फार्मर अपनी पुरानी पोजीशन ए पर ही आ रहा है और मुझे निकालना है 3.5 राउंड्स का। तो आधा राउंड का और लिखूंगी, आधे राउंड बाद फार्मर कहाँ पर आएगा? सी पर। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट फॉर 3.5 राउंड्स, इसको मैं डिवाइड करूंगी किसमें? डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 राउंड्स प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.5 राउंड्स। 3 राउंड्स के बाद डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 0। क्यों? स्टार्ट भी उसने कहाँ से करा? ए पे। खत्म भी कहाँ पे करा? ए पर। अब 0.5 राउंड के बाद, मतलब आधे राउंड के बाद, राउंड नहीं आधे राउंड के बाद वो डिस्प्लेसमेंट क्या है? एसी। तो मुझे 0 प्लस एसी चाहिए। अब एसी कैसे कैलकुलेट होगी? यूजिंग यस पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कितना है मेरा? 10, 10 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर भी कितना है? 10, 10 का स्क्वायर। 100 प्लस 100 कितना हो गया? 200। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना है? 200। मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए √200। अब इस √200 को कैसे सॉल्व करेंगे? हम 200 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 200 टू इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो आपको पता है √2 को सॉल्व करने के लिए हमें बनाना होता है पेयर्स। यहाँ पे पेयर किसके बन रहे हैं? 5 का और 2 का। बट एक 2 का पेयर नहीं बन रहा, तो इसे आप कैसे लिखेंगे? 5 × 2 × √2। करेक्ट? क्योंकि 5 और 2 के पेयर बन गए, वो √2 के बाहर आते हैं। जिसका पेयर नहीं बनता वो √2 के अंदर रहता है। तो कितना हो गया? 10 √2 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा 3.5 राउंड्स का आया कितना? 10 √2 मीटर। I repeated, this question is very important and the NCERT based question. Kindly practice it twice or thrice. एक बार में थोड़ा समझना डिफिकल्ट हो जाता है, बट अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक क्लियर हो जाएगा और याद भी रहेगा। Thank you for giving your precious time and understanding this concept of distance and displacement. Now, my next video, that is the part 3 of this chapter, will be about speed, types of speed and numericals of speed. मैं इस चैप्टर को वीडियो बाय वीडियो लेके चल रही हूँ, टॉपिक बाय टॉपिक। अगर आप सारी वीडियोस को ध्यान से गो थ्रू करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आप फुल स्कोर कर सकते हैं।